कही है, मैं सोचती हूँ आप सब इससे परिचित हैं। आप सब उन परिवारों से हैं, उस स्तर से हैं, अपन सब उसी स्तर से हैं कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत आत्मनिर्भर कैसे था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में बढ़ती हुई आबादी, घटते हुए संसाधन, इस परिस्थिति में हम किस तरह से आज अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, और ऐसी परिस्थिति में कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे देश ने बहुत कुछ अपनी प्राचीन परंपराओं को नया किया और आत्मसात भी किया। मैं आपके माध्यम से ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भी एजेंडा है, वो एजेंडा मुख्यतः आत्मनिर्भर भारत का है, और आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा उसके कुछ पहलू, कुछ विषय, कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम हमारे देश के, हमारे जन जन के, इसमें आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से जिस तरह से मुकाबला किया और पूरे भारत की जनता को एकजुट करने का जो संकल्प किया, और उन्होंने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के आधार पर 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की, हमारे अध्यक्ष जी ने किया। लेकिन आत्मनिर्भरता की बात मैं एक बात कहूँ कि हम किसी भी प्रधानमंत्री का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में अन्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया। यदि उसी तरह की सोच लेकर अन्य प्रधानमंत्री काम करते तो आज चाहे कोरोना महामारी आई या वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण की स्थितियां कमज़ोर हुई, या हमारे उद्योग लाभ की ओर नहीं गए, हम विदेशों के सामान पर निर्भर हो गए, जिसमें चाइना सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कोई भी आज आपके बदन पर भी बटन भी है शर्ट का, तो हो सकता है चाइना का बना हुआ हो। यदि किसी भी तरह का छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में हो, और ये मोबाइल तो ये मान के चलो कि 90% चाइना के बनाए हुए हमारे हाथों में। इन परिस्थितियों में हम किस तरह से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके मुख्य जो बिंदु हैं मैं आपके को बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, जो MSME के प्रोजेक्ट के माध्यम से संचालित होते हैं, और इन प्रोजेक्ट में, इन व्यवसायों में हमारा नौजवान जो आज बेरोज़गार की परिभाषा अपने आप के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी माता बहनें जो घर में बैठकर भी, उस ज़माने में भी घर में बैठकर चाहे काटना ही काटती थी, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर उनके कदम थे। भले ही मंगोड़ी पापड़ी बनाती थी, भले ही घर के आवश्यकता की चीज़ें 12 महीने के लिए खुद ही तैयार करके रख लेती थी। उसमें मिर्च मसालों से लेकर खाद्य की बहुत सारी सामग्री स्वयं ही प्रिजर्व करके अपने 12 महीने का काम चलाती थी। आज हम पैकेट फूड की तरफ जाने के कारण हमारे जो घरेलू व्यवसाय थे वो वाकई में हमसे बिसर गए। ऐसी परिस्थिति में आत्मनिर्भर भारत का ये जो सपना है, ये सबसे अधिक पूर्णता की ओर ले जाएगा। हमारे MSME से जुड़े हुए व्यवसायियों को हम खड़ा करें, हमारी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन किया जाए और गुणवत्ता का किया जाए। गुणवत्ता का उत्पादन हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भी ये समझ में आना चाहिए कि लोकल फॉर वोकल, इस हमारे स्थानीय उत्पादनों का प्रचार प्रसार करने में आपकी कलम चले, आपका सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचार हो कि किस गांव में आज हम देखते हैं कि बैर भुसावर का अचार, मुरब्बा, चटनी पूरा हिंदुस्तान खरीद रहा है, लेकिन हम विदेश से आई हुई उस सुंदर पैकेजिंग में घटिया माल को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमको शुद्ध, स्वस्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम ये ऐसी वस्तुओं का चयन अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में उत्पादन करने के बाद उसका उपयोग करना है।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 जुलाई को एक जुलाई से SMS इसके लिए हमारे MSME के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े पैकेज की घोषणा 1 करोड़ 10 लाख का धन केवल इसलिए स्वीकृत किया कि हमारे जो व्यवसायी हैं वो आर्थिक दृष्टि से कोरोना के दौरान भले ही उत्पादन नहीं हो पाया, भले ही मजदूर पलायन कर गए, ऐसी परिस्थिति में उनको सहयोग करने के लिए बहुत बड़ा हमारे RBI की तरफ से भी ये पैकेज सामने आया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि RBI ने अपने आप हमारे 20 लाख करोड़ के अतिरिक्त 170 लाख करोड़ रुपए का गरीब कल्याण योजना के लिए भी अलग से जो लक्ष्य निर्धारित करके राशि दे भी दी है, जिसके माध्यम से 80,000 करोड़ लोगों के लिए घर घर उनको नवंबर तक 5 किलो राशन फ्री, 1 किलो दाल, 1 किलो चना उनको फ्री दिया जाएगा। और जितने प्रवासी मजदूर देश के किसी भी प्रांत में आए हैं, हमारे ज़िले में भी आए हैं, उन सब के लिए भी ये राहत सामग्री नवंबर तक मुफ्त में मिलेगी, ताकि वो अपने व्यवसाय को खड़ा करने में, अपने छोटे बड़े उद्योग में लगने में, अपने खेती के काम में, अपने मजदूरी के काम में लगते हुए अपने दिनचर्या को सही ढंग से संपन्न कर सके। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लघु उद्योगों पर, MSME से जुड़े हुए उद्योगों पर एक आर्थिक दबाव आ गया था। उस आर्थिक दबाव से निवृत्ति लेने के लिए ये विशेष राहत पैकेज इस 20 लाख करोड़ के अतिरिक्त भी भारत सरकार ने जारी किया है। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये फंड निस्संदेह उन्हें शीघ्र मिले। बैंकों को गाइडलाइन आ चुकी है, क्योंकि मैं भी एक छोटे से कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ, छोटे से MSME के कार्य से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पास भी फ़ोन आया और बैंक मैनेजर ने मेरे से सलाह करी कि आप ये लोन उठा लो। तो मेरे बंधुओं, जब मेरे से भी बात हुई है एज ए नागरिक, मैं एज ए सांसद कोई भी लाभ कभी भी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती हूँ। प्राचीन समय से पिछले 15 साल से ही ऐसे काम कर रही हूँ। तो मेरे इस ज़िले में लगभग 650 MSME रजिस्टर्ड हैं। हालांकि मुझे उनकी लिस्ट मिली है, स्थान पर जाकर के देखूं कि है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। और मैं अध्यक्ष जी को भी कहूँगी कि जो हमारे 2 भाई इस काम को ही देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, तो हमारे जितने भी MSME रजिस्टर्ड हैं दौसा ज़िले में, उन सब तक पहुंचकर हम उनको इस लाभ से लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। आप सब भी ये बताएं कि आप ये देखिए कि 100 करोड़ रुपया केवल MSME को अप करने के लिए, बंद पड़ी MSME को अप करने के लिए, उठाने के लिए, पुनः सृजित करने के लिए ये राशि रखी है। इसी तरह से हमारे यहाँ पहले क्या था कि बाहर के लोग आकर के ठेके ले लेते थे और हमारा धन विदेशों में चला जाता था। उस पर भी प्रतिबंध लगाया है कि 200 करोड़ तक का कोई भी ठेका बाहर का व्यक्ति नहीं ले पाएगा। हमारे लोकल लोग ही उस ठेके को लेंगे, भले ही वो रेलवे से जुड़ा हो, भले ही वो रोड से जुड़ा हो, भले ही किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हो, भले ही वो खाद्य संरक्षण से जुड़ा हो। तो ऐसे ये ग्लोबल टेंडर जो हुआ करते थे, उन टेंडर में भी हमारी सरकार ने एक रोक लगाई है, ताकि हमारे देश का ही इंडस्ट्री या कोई ठेकेदार पनपे और वो रोज़गार से उनको जोड़े। इसी तरह से श्रमिक जितने भी हैं अपने, इनका PF जो है, इस PF में भी पहले जो 6.5% लेते थे, अब 4% ही PF का भुगतान गवर्नमेंट करेगी, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी बहुत बड़ी रकम, लगभग 2500 करोड़ रुपए इस काम के लिए निर्धारित किए हैं, ताकि हमारा PF का फंड उनको अधिक से अधिक सुरक्षित गवर्नमेंट की तरफ से हो। और इसी तरह से गरीब कल्याण योजना में मैंने अभी आपको बताया कि गरीब कल्याण योजना में 80,000 परिवारों को 80,000 करोड़ परिवारों को, जबकि हम कितने 130 करोड़, 130 में से 80,000 करोड़ को हम भोजन सामग्री और उनके लिए जो भी, चाहे वो 1 किलो चना, 1 किलो दाल ही, लेकिन उसके घर तक पहुंचेगी।
इसमें भी 170 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आरबीआई के सहयोग से भारत सरकार ने दिया है। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं तो टोटल मिलाकर 22 ऐसी हैं जिन 22 योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत के साथ समावित करके हम जन जन तक पहुंचाने की लक्ष्य लेके चलते हैं। इसी तरह से एक लक्ष्य रखी है कि अभी हमारा प्रवासी हिंदुस्तान में कहीं कहीं मजदूर है लेकिन उसके पास राशन कार्ड नहीं है, वो कैसे उनको मिलेगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की ये जो नीति है वो शीघ्र पूरी करके जहाँ जो मजदूर रहता है उसको वहीं उसका राहत सामग्री मिलेगी। मनरेगा में भी 202 रुपये कर दिए। अब आप ये देखिए कि इसकी राशि बढ़ाकर क्यों बढ़ाई, केवल जो हमारे मजदूर आज बाहर से आए हैं तो उनका घर खर्च चले, 100 दिन का रोज़गार तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें वृद्धि के लक्ष्य भी रख रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री अन्न योजना में पहले से ही लाभार्थियों की जो संख्या है वो एक एक विधानसभा में कई कई हज़ार है। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि दौसा ज़िले में लगभग 47,000 परिवार ऐसे हैं जो पहले से ही अन्न योजना से जुड़े हुए हैं। और दौसा ज़िले के प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में इनकी भारी संख्या है, लेकिन उसमें एक भ्रष्टाचार भी है। वो आपके माध्यम से वो कलम आपकी उस पर ज़रूर चलनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी, अभी मैंने लालसोट विधानसभा का देखा कि 622 सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। हमने उसको चिन्हित करके संबंधित अधिकारी को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया कि आप तुरंत इनका नाम काटें और इन्होंने जितनी राहत सामग्री प्राप्त की है उसकी राशि वसूल करके पात्र व्यक्ति को दी जाए। इसी तरह से दौसा ज़िले के बहुत जगह ऐसा होगा यदि आपकी कलम इस पॉइंट पे चले कि जितने सरकारी कर्मचारी राहत सामग्री का उपयोग ले रहे हैं उनको तुरंत ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनकी राहत सामग्री का जो भी पैसा उन्होंने उठा लिया, जो सामग्री उठा ली, उसका दंड वापस से उसको जमा किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की बात है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो अल्प ब्याज पर जो ऋण दिया जाए, चाहे टिड्डी महामारी आई है हमारे साथ साथ, उनकी फली थी। जैसे कोटा संभाग में सोयाबीन की फसल उग चुकी थी, पूरी साफ़ हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि जहां बाजरा बो दिया था वो बाजरा धरती से निकलते ही उसको भी टिड्डियों ने साफ़ किया। तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अभी बहुत ही शीघ्र कृषि यंत्र और कृषि मिशन उप मिशन के माध्यम से 2 करोड़ 86 लाख रुपए 800 ट्रैक्टर विद स्प्रे मशीन खरीदने के लिए राजस्थान की सरकार को दे दिए हैं। 800 ट्रैक्टर विद स्प्रे मशीन खरीद कर इनको बजट दे दिया है। खरीदने का काम राजस्थान की सरकार का है। इसके अलावा 5 हवाई व्यवस्थाएं रखी हैं जो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर हवाई अड्डे पर 5 ये हेलीकॉप्टर रखे हैं कि पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल को ये बॉर्डर पर ही हवाई स्प्रे करके समाप्त करें। तो ये सारा व्यवस्था राजस्थान की सरकार को भारत की सरकार ने दे दी। इसका इम्प्लीमेंट करने का पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। अपने पूरे देश में 31 ज़िले केवल राजस्थान के हैं जिसका 2,13,173 एकड़ ज़मीन टिड्डियों से प्रभावित हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की सरकार को इस राशि का शीघ्र उपयोग करते हुए आने वाले समय में, क्योंकि इन टिड्डियों का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ रहा है, हवा जिधर से जिधर घूमती है ये वापस आती हैं। परसों के दिन 2.5 घंटे तक सवाई माधोपुर में करीब 2.5 घंटे तक वो लाइन ख़त्म ही नहीं हुई, इतनी टिड्डियाँ थी। और जिस खेत में बैठ गई उस खेत के उगी हुई फसल को साफ़ किया, सब्जियों की फसलों को भी नष्ट किया। ऐसी परिस्थिति में दौसा ज़िले का तो कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर टिड्डी का प्रकोप ना आया हो। तो इसके साथ ही कृषि और किसान के लिए, और भाई मैं खुद किसान भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और एक साधारण से घर में पैदा हुई हूँ जिस घर के अंदर वाकई में सबसे पहले खेती और पशुपालन के माध्यम से ही रोजगार चलाया जाता था हम जब छोटे थे। तो मैं आज आपको कहूँगी कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारत की कृषि को सबसे पहले संभालना पड़ेगा। हमारे हर ज़िले के अंदर कृषि अधिकारी,
खेती का डिप्टी डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर का डिप्टी डायरेक्टर, कृषि विज्ञान केंद्र, इसके अलावा नीचे के स्तर ग्राम सेवक स्तर तक भी हम जाते हैं। अरबों रुपए का बजट इनकी वेतन के लिए है। लेकिन दौसा पूरा घूमने के बाद, पूरा दौसा जिला घूमने के बाद कोई एक पैच भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिस पर कृषि या हमारे उद्यानिकी विभाग के और कृषि विज्ञान केंद्र के तीनों विभागों के अधिकारियों ने कोई कृत्य किया हो, कोई अच्छा काम किया हो। आज सवाई माधोपुर में अमरूदों के नाम से जाना जाता है। ये 13 साल की वो कृति है। यदि दौसा में ये विभाग काम में लग जाएं तो आंवला, आपके नींबू, आपका पपीता, आपकी हल्दी, आपकी अदरक, ये सारी चीज़ उत्पादन ये कर सकते हैं। और दौसा खाद्यान्न और सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से आत्मनिर्भर हो सकता है और दूसरे प्रांतों को भी वो सप्लाई दे सकता है। लेकिन बंधुओं, ये अकर्मण्यता को दूर करने के लिए आपकी कलम की और आपके सहयोग की आवश्यकता है कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो अकर्मण्यता को छोड़कर दलगत राजनीति को से ऊपर उठकर, आज मैं सांसद हूँ, मैं सारे दौसा संसदीय क्षेत्र की सांसद हूँ, ये नहीं छाड़ सकते कि ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी है, ये कोई बसपा है या ये कोई और दल है। विचारधारा राष्ट्र निर्माण की लेकर चलना पड़ेगा और राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से ही भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सकता है। आप सब ये देखते होंगे कि अब तो मैं सोचती हूँ कि जितना मनी के संदर्भ में, जितना भारत सरकार और आरबीआई एक बिल्कुल सहज हो गए हैं कि लोन लेने के लिए यदि बंदा डिफ़ॉल्टर है, यदि कोई फर्म डिफ़ॉल्टर है, तो उसको डिफ़ॉल्टर होते हुए भी उसको सहारा देकर आगे बढ़ाने की कल्पना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, इसके लिए पूरा पैसा भारत की सरकार ने दिया है। यहाँ तक कि पर्सनल डेयरी, पर्सनल पशुपालक जो व्यक्तिगत है, अपना निजी काम करता है, उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बजट है। इसी तरह से यदि कोई कोल्ड स्टोर बनाना चाहता है, आज नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं, आईटी को जानते हैं और टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हैं, वो लोग भी यदि इसमें आगे बढ़कर के लोन लें और खाद्य संरक्षण के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई भी काम वो हाथ में लेना चाहते हैं जो हमारे ज़िले में उत्पादन होता है, भले ही वो टमाटर हो, भले ही वो अन्य कोई चीज़ हो, तो इसके लिए भी बहुत बड़ा पैकेज है। और सबसे बड़ी बात एक कहना चाहूँगी कि फ्री में कुछ मिलता है तो लेने के लिए क्यों नहीं आते। खाद्य ये फूड प्रोसेसिंग में 50% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है। केवल 50% जो आपको लगाना है वो बैंक आपको फाइनेंस करता है। तो हमारे नौजवान इस क्षेत्र में आगे आएंगे। 50% की सब्सिडी, 50% का लोन उठाकर ऐसे कामों को यदि स्थापित करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और हम तो ये माने दौसा आत्मनिर्भर हो, और दौसा को आत्मनिर्भर करने के लिए दौसा क्षेत्र में जो उत्पादन है, जो मार्केट है, उसके लिए हमको चिंता करनी है। और मैं ये भी कहूँगी कि मार्केटिंग के लिए भी जिस तरह से लोकल फॉर वोकल, उसी तरह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान मार्केटिंग पे यदि नौजवान देंगे तो मेरी ये पूर्ण विश्वास है कि हम दौसा को, अपने राजस्थान को, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में पीछे नहीं रहेंगे। फसलों का समर्थन मूल्य है, इस पर भी सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार करके और समर्थन मूल्य पर खरीद तय कर ली। लेकिन वर्तमान सरकार राजस्थान की सरकार है। जैसे मैंने मंडी का देखा कि लालसोट मंडी में चने की खरीद का 58,000 टन खरीदने का लक्ष्य था, केवल मात्र 24,000 ही पूर्ति हुई है। और 24,000 की पूर्ति के बाद उन्होंने अपने ताले बंद कर दिए। इस परिस्थिति में बहुत सारे किसानों के पास उनका चना रह गया, लोग नहीं दे पाए। तो इन परिस्थितियों में भी हमें देखना है कि कहीं रुकावट है, क्रियान्विति में रुकावट है, तो उस रुकावट के लिए भी हम सबको सतर्क होना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई नया सपना नहीं है। मेक इन इंडिया के नाम से, स्टार्टअप के नाम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले ही इस तरह की योजनाएं घोषित की थी, जिसमें हम केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य न रखें, बल्कि हम स्वावलंबन और अपने स्वावलंबी कामों को
अडॉप्ट करके हम आत्मनिर्भर भारत में मदद करें। मैं आपको बहुत बड़ी बातें नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं केवल संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए, दौसा जिले से जुड़े हुए मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहती हूँ। अन्यथा यदि मैं ये आपके सामने रखूँ कि आज रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं, तभी तो चाइना ने 2 किलोमीटर अपनी सेना को पीछे हटा लिया। पाकिस्तान आंख नहीं खोल के देख सकता हमारी तरफ। ये सब आत्मनिर्भरता का ही एक रूप है। इसी तरह से आज ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, अपन आज मैं तो बड़ी उदाहरण ही दूँ, दौसा से लालसोट जाओ, आप ये देखिए कि 1.5 घंटा लगता था पहले, अब 20 मिनट में आ सकते हैं आप। 20 मिनट। क्या कभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा? ये पहली बार देखने को मिलता है। उसका मुख्य कारण है कि गरीब और अभावग्रस्त यदि कोई नेता बनता है, गरीब और अभावग्रस्त यदि नेता ऊपर उठता है, तो ईमान धर्म से वो जन सेवा करता है। और जो ऐसी और महलों में पले बड़े हैं, जिन्होंने राजतंत्र और खास तंत्र का विशेष मजा लिया है, वो लोग देश का या गरीब का भला नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूँ तो कितनी देर आपको बहुत सारी बातें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें, राष्ट्रीय स्तर की बातें, रक्षा की बातें, ये सारी बताऊँ जिसमें हम आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से बढ़ गए हैं। और बात यदि कोई उठाता है हमारा प्रतिपक्ष के लोग, तो यही कहेंगे कि ये साहब इन्होंने, ये तो सब गवर्नमेंट ने बेच दिया, ट्रेन इन्होंने प्राइवेट चला दी, हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट बेच दिए। अरे घाटे के धंधे करते करते कर्जे में कब तक डूबे रहोगे? हमें हमेशा प्रॉफिट में आने की सोचनी है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। उन परिस्थितियों में यदि किसी भी तरह का डिसीजन लिया जाता है तो आलोचना से ज़्यादा समालोचना होनी चाहिए, और उसमें हमें तह तक देखना चाहिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मेरा बंधुओं, आपके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की इस छोटी सी भूमिका बांधी है। इस भूमिका से यदि कोई कण आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसका चयन करके आप जन जन तक पहुंचाएं और जनता के मानस को पुनः आत्मनिर्भरता की तरफ लाएं। माता बहनों के लिए ज़रूर आप एक संदेश देना कि आजीविका मिशन हमारे देश में प्रत्येक प्रांत में संचालित है, प्रत्येक ज़िले में संचालित है। हमारे दौसा ज़िले में भी आजीविका मिशन में बहुत बड़ी राशि आई हुई है। अभी नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनके साथ बैठ के मैं बात करूंगी, और बात करते समय मैं उनको दिशा की मीटिंग की भी आज तय करूंगी कि वो दिशा की मीटिंग रखें, ताकि मैं प्रत्येक डिपार्टमेंट में भारत सरकार द्वारा आई हुई राशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। अपन खाद्य सामग्री के संदर्भ में पूरे ज़िले में अनेकों मेरे पास शिकायतें आई हैं। उन शिकायतों को भी मैं आज लेकर बैठी हूँ। हालांकि मैं जो भी शिकायत आती है उसी दिन पत्र के माध्यम से या दूसरे दिन पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारी तक पहुँचाती हूँ। यदि वो पालना नहीं करते तो पुनः उनसे संपर्क करती हूँ। अब आपको किसी भी तरह का इस आत्मनिर्भर भारत से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो कृपया आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूँगी। एजुकेशन क्या है? बच्चों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS में सिलेक्शन हो गया उनका, बैंक के लोन नहीं दे रही। नहीं, कैसे नहीं? बिना सिक्योरिटी तो पहले की स्कीम है, ये तो पहले की स्कीम है, फॉलो ना हो रही है। स्कीम है। और आपको जहाँ भी कोई ने मना किया है तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं ज़रूर उस बैंक से बात करके आपके साथ बैंक का कहना, टू द पॉइंट यदि कोई देखे तो बैंक का कहना ये बताया कि अगर आपका 90B नगर परिषद क्षेत्र में कोई लैंड है तो उसकी एवरेज में हम लोन दे सकते हैं। अदरवाइज किसान का बेटा है, खेती की भूमि पे आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन में क्या सिक्योरिटी कंपल्सरी है? आप कोई 1 या 2 या 10 जो भी हो, कृपया आप मुझे उसको दें। अब किस साइड में कौन से उसमें जाना चाहता है और किस बैंक से उसमें बात करें तो मुझे दें। आप मुझे व्हाट्सएप पे दे दें। ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर को लेकर क्या प्रयास कर रही है सरकार? ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे बड़ा प्रयास है। क्या है कोई प्रोजेक्ट आएगा अभी तक? मैंने अभी आपको बोला कि किसान रनिंग में है क्या? कोई कागजों में नहीं, रनिंग में आने वाला है, रनिंग में आने वाला है। ये
कि आत्मनिर्भर भारत में गांव के किसान, गांव के छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम जैसे भी व्यवसाय, यहाँ की एक बिजली बनाने वाली महिला को लोन मिलेगा, एक झाड़ू बनाने खजूर के झाड़ू बनाने वाली महिला को भी लोन मिलेगा। गाँव देखा ही मैं तो उनके पास यदि पैसा है तो व्यवसाय प्रारंभ करें, और यदि नहीं है तो भारत सरकार की इस राशि को उपयोग करके अपना व्यवसाय प्रारंभ करें। और आजीविका मिशन के तहत छोटे से छोटा वो 10,000 का भी काम करना चाहते हैं कि वो पान की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आजीविका मिशन के तहत हर एक को वो साधन उपलब्ध है। वो साधन आजीविका मिशन की तो हालत खराब, उसको हालत सुधारने वाले आप और हमें विशेष ज़्यादा ही है। हाँ बिल्कुल आप कह रहे ज़्यादा ही हैं है, ये अधिकारी कॉम्प्रोमाइज चला रहे पूरी योजनाएं ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम जब तक चौकसी करके उनको सतर्क नहीं करेंगे, उनको दंडित नहीं करेंगे, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। आप और हम मिल करके ये काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत को हम धरातल पर कैसे लाएं, और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत की सरकार ने 21 तरह की जो योजनाएं लागू की हैं उनको हम धरातल तक लेकर जाएं और आम आदमी को, जन जन को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में हम जानकारी दें, और राज्य की सरकार, राजस्थान की सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो राजस्थान की सरकार के सहयोग यदि नहीं भी मिलता तो सहयोग को भी हम लेने के लिए उनके साथ मिलेंगे, और हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दौसा संसदीय क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दौसा जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 21 प्रकार की ये जो योजनाएं हैं इनको हम घर घर पहुँचाने के लिए ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। आप सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आज आपकी वार्ता में जो बात कही है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर हमारा सहयोग करें। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं आपको बताया कि लघु सूक्ष्म, भले ही आज झाड़ू पोंछी बनाने का है, भले पालू मुगोड़ी बनाने का है, भले ही मत अचार मुरब्बा बनाने का है, जब भले ही मत एक ये मान के चलो कि हमारा जो सरसों का तूड़ी है इसका फ्यूल बनाने का है, या जो भी MSME से जुड़े हुए व्यवसाय वो लघु से सूक्ष्म से लेकर और मध्यम तक सारे व्यवसाय हमारे दौसा ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो सकते हैं। वर्तमान में भी सैकड़ों की तादाद में MSME के हैं, अब कागजों में है या आंकड़े